नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास NSP एकेडमी में। तो साथियों, आज हम सीटेट पेपर 1 के मैथ जो कि 24/12/2021 में पूछे गए थे सारे कंटेंट वाले सवाल जो हैं उसको हल करेंगे। इससे पहले वाले डेट का हमने क्लास कर चुका है। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो वहाँ से जाएँ और चैनल पर सारे वीडियो हैं तो वहाँ से आप देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं उसका आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखिए आज का प्रश्न क्या है कि राधा, मनीषा, राजेश और आशा 135 कंचों को आपस में बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे चाहिए तो हमें कंचे के समूह में और कितने कंचे जोड़ने होंगे। तो कितने कंचे जोड़ने होंगे ताकि सभी के बीच बराबर हिस्सों में बट जाए। 137 दिया हुआ है यहाँ पर कंचा, 137 कंचा है। तो इसको 4 लोगों में बांटेंगे तो 4 लोगों में बांटेंगे तो क्या ये समान भाग में बट जाएगा? तो ये विषम संख्या और व्यक्तियों की संख्या क्या है सम, तब तो नहीं बटेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 4 से भाग करके देख लेते हैं कि क्या सब आता है यहाँ से। तो 4 दिए में 12, 1, 17, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, 17 आया। अब आप क्या करें कि इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है, तो जोड़ने के लिए जब कोई बात कहे तो आप क्या करें कि एक अधिक लगाएं, जितना लगना चाहिए उससे एक अधिक लगाएं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 चौके 16 लगना चाहिए, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे कि एक अधिक करके लगाएंगे, यानी 4 चौके 16 के बदले हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 5 में 20 लगाएंगे। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि इसमें कितना कमी है जिससे वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 17 में से 17 और 20 के बीच अंतर क्या आएगा, तो 3। यहाँ पर हम माइनस के रूप में अगर 3 लेते हैं तो क्या होगा कि इससे यह पता हमें चल गया कि 137 में यदि हम 3 कंचा जोड़ दें तो क्या हो जाएगा कि 4 लोगों के बीच ये बराबर हिस्सों में बट जाएगा। जैसे यहाँ पर आप करिए तो 137 में यदि आप 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 140। अब आप देखिए तो क्या ये 4 लोगों के बीच बराबर हिस्सों में बटेगा। 4 तिये में 12, 2 20, 4 5 में 20। तो देख रहे हैं आप कि 140 जो है तो ये क्या हो रहा है 4 लोगों के बीच बराबर हिस्सों में बट जा रहा है। तो 137 में हमें कितना जोड़ना होगा ताकि वो बराबर हिस्सों में सबों के बीच बट जाए। तो हम यदि अगर इसमें 3 जोड़ देते हैं तो ये कंचों की संख्या में अगर 3 जोड़ देते हैं तो वो बराबर हिस्सों में चारों के बीच बट जाएगा। तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक, तो आइए अब अगले प्रश्न को देखिए। तो यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि विषम भिन्न के समूह को चुनिए। तो सबसे पहले आप यह जानें कि सम भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है, इस दोनों को आप जानें। तो सम भिन्न किसे कहते हैं, सम भिन्न और विषम भिन्न दोनों जानिए। तो सम भिन्न वो होता है जिसमें क्या कि अंश जो है वह हर से छोटा होता है। अंश जो होता है वह हर से छोटा, अंश छोटा होता है किससे, तो हर से, हर से जो है अंश छोटा होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है तो विषम भिन्न। तो विषम भिन्न के लिए आप क्या कहेंगे, तो विषम भिन्न में क्या होता है, विषम भिन्न, विषम भिन्न में अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा हर से, अंश जो है वह हर से बड़ा होता है। तो इस तरह के भिन्न को हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न। और सम भिन्न में अंश छोटा होगा हर से। तो यहाँ हमें कह रहा है कि विषम भिन्न के समूह को चुनिए। तो आप यहाँ देखिए कि कहाँ पर अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर बड़ा है, लेकिन हमें क्या खोजना है, तो हर को छोटा खोजना और अंश को बड़ा खोजना है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अंश छोटा है, अंश छोटा है, यहाँ पर भी अंश छोटा है, अंश छोटा है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए तो 7/5 जो है, तो यहाँ पर क्या है कि 5 जो है छोटा है, अंश बड़ा है, अंश बड़ा है। यहाँ पर 4/3 में 4 अंश है और 4 क्या है तो बड़ा है। तो यही तो इसका आंसर हो गया सी नंबर ऑप्शन। ये इसका जो ये समूह है 7/5 और 4/3 ये विषम भिन्न का समूह है। तो आंसर क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन 7/5 और 4/3। समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब प्रश्न 3 को पढ़िए। क्या है कि 27,720 के अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर कहता है अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो आप पहले इसका अभाज्य गुणनखंड खोजें। तो अभाज्य गुणनखंड खोजेंगे कैसे, एलसीएम विधि से हम खोज के यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए तो 2 से ये लग जाएगा। तो 2 1 के 2, 2 3 में 6, 17, 2 8 16, 2 6 के 12, 0, 2 से 2 6 के 12, 1 18, 2 9 में 18, 2 3 6, 0। फिर आप यहाँ पर देखिए तो 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, 2 6 के 12, 2 5 6 10।
3 से लग जाएगा, 3 एके 3, 3 एके 3, 15, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15। फिर यहाँ पर देखें 5 5 10, 10 2 12, फिर 3 से लग जाएगा, 3 तिये में 9, 3 पाँचे में 15, 3 तिये में 9, 2 25, 3 आठे में 24 और 3 पाँचे में 15, 985। फिर यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ क्या आ गया 985, 985। तो 985 में यदि हम देखें तो अब किससे लगा सकते हैं, 9 8 17 5 22, 5 से अब लगाए तो 5 5 एकम 5 हो गया, तो यहाँ से 4 48, 5 9 45। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है जी, गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर 3 तिये 9 लिखेंगे, 3 तिये 9 ना, हाँ 3 तिये 9, 3 यहाँ पर हो गया कितना तो 25, 3 आठे 24, 3 पाँचे 15। तो यहाँ पर क्या हो गया 385, 985 हम लिख रहे थे 385 होगा। अब यहाँ पर देखें तो 8 3 11 5 16, 3 से तो लगेगा नहीं, 5 से लगाएं, 5 7 35 और 3 5 7 35, 77। यहाँ फिर हम 7 से तो 11। अब देखते हैं इसमें आवाज गुणनखंड के रूप में क्या सब आया है। तो आवाज गुणनखंड के रूप में एक 2 आया है, क्या सब आया तो 2, फिर क्या आया है तो 3 आया आवाज गुणनखंड के रूप में, फिर क्या आया है तो 5 आया है, और क्या तो 7 और 11, यही सब आया आवाज गुणनखंड के रूप में। तो यही सब होगा। अब इसका योग कहता करने के लिए तो आप योग करें, 3 2 5 5 10, 10 7 17, 17 11 28, 17 11 28। तो यही कह रहा था कि आवाज गुणनखंडों का योग निकाले, तो हमने इसका निकाला। तो आवाज गुणनखंड के रूप में क्या सब प्राप्त हुआ, 2 3 5 7 11। तो इसको जोड़ने के बाद क्या हुआ तो 28 आया। तो कहाँ ये, तो ए नंबर ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 28। आइए प्रश्न 4 को पढ़िए। तो क्या है कि मोहन के पास कुछ टॉफियाँ हैं, उसने उनका 1/3 भाग अमर को, 1/4 भाग अकबर को, 1/6 भाग एंथनी को और 1/12 भाग चरणप्रीत को दे दिया। दर्जन टॉफियाँ अभी भी मोहन के पास बची हुई हैं। मोहन के पास शुरुआत में कितनी टॉफियाँ थी, दर्जन में पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पर टॉफियाँ हैं कुछ मोहन के पास, उसको वितरित करने के बाद फिर 1 दर्जन टॉफी उसको फिर भी बच जाता है। दर्जन टॉफियाँ अभी भी मोहन के पास है, 1 दर्जन टॉफी बची हुई है उसके पास। अब मान लेते हैं कि शुरुआत में उसके पास यदि x था टॉफी, तो बाटा कितना था, तो उसने 1/3 भाग अमर को दिया, तो कितना 1/3 भाग का मतलब क्या हुआ x/3। ठीक, फिर क्या दिया तो 1/4 भाग, तो x/4, और कितना तो x/6, और क्या दिया तो x/12। अब आप बताएं टोटल में से क्या जो बांट दिया गया है, टोटल में से अगर बांट दिया गया वाला घटा दें तो कितने शेष बचेंगे, तो वो भी दिया हुआ है कि शेष कितना बच गया इसके पास फिर भी, तो 1 दर्जन टॉफी यानी 12 टॉफी इसको और बच गया। तो ये टोटल है, टोटल में से हम क्या करें कि इस सबों को जोड़कर घटा दें, इस सबों को जोड़कर टोटल में से घटा दें, तो कितना बच रहा है इसके पास 1 दर्जन टॉफी मतलब 12 टॉफी, 12 टॉफी इसे और बच रहा है। तो यहाँ से आप देखें तो x माइनस इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 12, इसका एलसीएम क्या आएगा 12। अब 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x, 4x यहाँ पर 4 है, 4 3 12 यानी 3x, 6 दूनी 12 तो 2x, प्लस में 12 1 के 12 तो x, ये आ गया बराबर में कितना तो 12। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें तो x माइनस 4 3 7 7 2 9 1 10, 10x/12 क्या आ रहा है x माइनस 10x/12 आ रहा है, बराबर में क्या तो 12। ठीक, अब आप यहाँ से हल करें तो देखिए क्या होगा यार, इधर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर देखें तो 12 को अगर हम यहाँ पर फिर एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12x माइनस 10x, 12x माइनस में 10x और बटे में 12 और बराबर में 12, यही होगा। अब यहाँ पर देखें तो 12 12 गुना कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा घट के 2x बराबर में 12 12 144, तो x बराबर 144 बट्टे में 2, तो कट के कितना आया तो 72, यानी x बराबर हमें कितना मिल गया तो 72 मिल गया। इसी को हमने क्या माना था टोटल टॉफी माना था शुरुआत में, तो यही पूछ रहा है कि शुरुआत में उसके पास कितना टॉफी था, तो 72 टॉफी था इसके पास। तो 72 तो आंसर है नहीं, तो यहाँ पर देखिए और क्या कहा कि दर्जन में हमें आंसर देना है, किस में देना है तो दर्जन में हमें आंसर देना है। तो आप ही बताएं 72 टॉफी को अगर दर्जन में भाग लाएंगे तो कितना होगा,
तो 1 दर्जन में 12 तो 72 के लिए 6 दर्जन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर 12 छके 72, तो कितना होगा 6 दर्जन। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 6 दर्जन। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब प्रश्न 5 को पढ़िए। क्या है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल जिस संख्या से सदैव विभाजित होता है वह है। 3 प्राकृत संख्या का योगफल सदैव किस संख्या से विभाजित होगा ये हमको बताना है। तो आप कहीं से भी 3 प्राकृत संख्या ले लीजिए। चलिए हम शुरुआत में अगर लेते हैं तो 1 2 3 लेते हैं। अब कहता है इसका योगफल, तो आप इसका योगफल करेंगे तो 1 2 3 3 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 2 से भी विभाज्य हो रहा है और 3 से भी विभाज्य हो रहा है, 6 से भी विभाज्य हो रहा है। तो हमें कहता है सदैव। तो चलिए कोई और संख्या भी हम चेक करके देखते हैं। चलिए हम ले लेते हैं, अगर 3 4 5 लेते हैं तो यहाँ से देखते हैं तो 3 4 7 7 5 12। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि फिर क्या आ रहा है, तो ये 2 3 और 6 से भी आ रहा है, 12 से भी आ रहा है। अगर हम देखते हैं कि 4 5 6, ठीक, तो 5 4 9 9 6, 5 4 9 9 6 15। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी संख्या जो सब में, यहाँ पर देखिए तो 3 से भी विभाज्य हो रहा है, ये भी 3 से विभाज्य हो रहा है, ये भी 3 से विभाज्य हो रहा है। तो ऐसा मालूम पड़ रहा है यहाँ से क्या कि 3 से जो भी अगर 3 प्राकृत संख्या को यदि हम लगातार प्राकृत संख्या को जोड़ते हैं तो वह 3 से अवश्य विभाजित होता है। तो यहाँ से हम क्या आंसर दे सकते हैं इसका, तो 3 यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यदि हम किसी 3 क्रमागत प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे तो वह 3 से सदैव विभाज्य होगा। आइए अब हम प्रश्न 6 को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यदि 6 अंकों की संख्या 2 4 6 7 8 और x 11 से विभाज्य और 5 अंकों की संख्या 3 6 7 1 y 9 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई बट्टे में x माइनस वाई का मान क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए संख्या जो दिया वहाँ पर एक संख्या के बदले क्या दे दिया x, यहाँ पर संख्या के बदले y दे दिया, अंक के बदले x और अंक के बदले y पर दिया। अब हमें यहाँ पर विभाज्यता के नियम की याद करना पड़ेगा कि वो कैसा हमें यहाँ पर यूज करना है। तो 11 से विभाज्य होने के लिए किसी संख्या में क्या गुण होना चाहिए, तो 11 से विभाज्य होने के लिए आप ये देखें कि सम स्थान के अंक जो भी हैं और विषम स्थान के अंक, सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक का योगफल का अंतर अगर हम कर लेते हैं, यदि वो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। यहाँ से जैसे हम देखें तो क्या कहना चाह रहे हैं हम कि सम स्थान और विषम स्थान, तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 यानी कि विषम स्थान की संख्या विषम स्थान के अंक यहाँ पर क्या है, तो 2 है 6 है और 8 है, 2 6 8। इसको आप यदि जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर जोड़ के तो क्या सब आ रहा है, 2 6 8 8 8 16। अगर हम विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं तो हमें क्या हो रहा है, योगफल हमें क्या आ रहा है, तो 16 आ रहा है। क्या आ रहा है, 16। अब हम सम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं तो सम स्थान के अंकों को जोड़िए तो 4 7 और x, 4 7 और x, तो 7 4 11, 11 प्लस में x आ रहा है, 11 प्लस में x आ रहा है। तो यहाँ से हमें अभी हमने क्या कहा कि 11 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर जो है, अंतर वो क्या होना चाहिए, तो या तो 0 आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए या 11 का गुना जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर 0 को लेकर बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 16 आ रहा है, यहाँ से इस विषम स्थान के अंकों को यदि हम जोड़ रहे हैं तो 16 आ रहा है और सम स्थान के अंकों को जोड़ रहे हैं तो 11 प्लस x। अगर हम इसको 0 बनाना चाहते हैं दोनों के अंतर को, तो इसको हमें क्या करना होगा, 16 पुराना होगा। तो 11 में कितना जोड़ दे जो 16 हो जाएगा। तो यदि हम 11 में 5 जोड़ देते हैं तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या x का मान पता कर पाए हैं, तो 5, x के जगह यदि हम 5 रख दें तो 16 हो जाएगा। तो 11 5 16 अगर ये हो जाता है, यहाँ से 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा जोड़ के कितना, तो 16। कितना आ जाएगा, 16। और फिर इस दोनों के बीच अंतर क्या होगा, तो 0 आ जाएगा। दोनों संख्या के बीच क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तब ये संख्या क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। यानी संख्या को यदि अगर ऐसा लिखा जाए 2 4 6 7 8 और क्या तो 5 अगर यहाँ लिख देते हैं तो फिर ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी।
तो यहाँ से हमें x मिल गया कितना, तो 5। अब चलिए यहाँ पर दूसरा संख्या देखिए क्या दिया हुआ है, 3 6 7 1 y, 3 6 7 1 और y दिया है। और अब इसे कह रहा है कि 9 से विभाज्य। ये संख्या किस से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य की विभाज्यता के नियम को आप याद करें तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि आप जितने भी ये अंक दिए हुए हैं सबों को जोड़ लें और देखें यदि वह 9 से विभाज्य हो रहा है तो संख्या पूर्णतया 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस सबों को जोड़ें, तो जोड़ेंगे तो 3 + 6 प्लस में 7 प्लस में 1 और प्लस में y। ठीक, अब यहाँ से जोड़ के देखिए तो 6 3 9, 9 7 16, 16 1 17, 16 1 17। तो अब बताइए सबसे ऐसी छोटी संख्या क्या हो सकती है जो 17 में जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वह 9 से विभाज्य हो जाएगा। यदि हम y का मान यहाँ से 1 ले लेते हैं, y का मान यदि 1 ले लेते हैं तो 17 में यदि हम 1 जोड़ दें तब क्या आ जाएगा हमें 18। तो क्या 18 9 से विभाज्य नहीं है ना। तो 18 9 से विभाज्य है। तो यहाँ से हमें यह क्या पता चल गया कि y का मान यहाँ पर यदि हम 1 रख देते हैं, यदि संख्या को अगर इस रूप में लिखा जाता 3 6 7 1 1, तब ये संख्या क्या होता, 9 से पूर्णतया विभाज्य होता। तो यहाँ से हमें मिल गया x बराबर 5, y बराबर 1। अब आपका क्या कह रहा है कि x + y और x - y का मान निकालिए। तो आइए हम यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि x + y, तो x + y, तो x हो गया 5 और y कितना है तो 1, x - y, x कितना है तो 5, y कितना है तो 1। तो यहाँ से क्या हो गया तो 5 1 6 और बटे में 4। अब आप इसको हल करें तो 2 3 में 6, 2 दूनी में 4, तो 3 बटे में 2 आ रहा है। यहाँ से हल करने के बाद तो x + y बटे x - y बराबर 3 बटे 2 आंसर होगा। तो यहाँ पर कहाँ पर है तो ए नंबर ऑप्शन में 3 बटे 2। तो इसका राइट आंसर हो गया 3 बटे 2। ठीक है, इसे आप समझ पाए होंगे। नहीं तो आप विभाज्यता के नियम को याद करें, फिर आप इसको देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या है। यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल 2.5 हो जाएगा। तो यदि वर्ग का भुजा दोगुना कर दे तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। तो मान लेते हैं हम वर्ग का भुजा जो है, वर्ग का भुजा अगर हम x मान लेते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ से, तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो यानी x² हो जाएगा। अब क्या कहता है कि वर्ग के भुजा को दोगुना कर दीजिए। तो भुजा को दोगुना करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा 2x हो जाएगा। अब हम यदि क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 2x का स्क्वायर करेंगे, 2x का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 दूनी 4x²। तो यहाँ देखिए यहाँ x² है और यहाँ 4x² है। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ से कि यहाँ से क्षेत्रफल जो है वो 4 गुना हो जा रहा है। तो यदि हम वर्ग की भुजा को दोगुना करेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन 4 गुना हो जाएगा। आइए अब 8 नंबर प्रश्न को पढ़िए क्या है कि बिस्किट के एक छोटे पैकेट का आकार 12 सेमी गुने 5 सेमी गुने में 3 सेमी है। एक थोक विक्रेता ऐसे छोटे पैकेट को एक बड़े बॉक्स में पैक करना चाहता है जिसका आंतरिक मापन 0.5 मीटर, 0.25 मीटर और 18 सेमी है। इस बक्से में बिस्किट के कितने पैकेट आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि बिस्किट के एक छोटे पैकेट का माप दे रखा है और एक बड़े बॉक्स का यहाँ पर माप दे रखा है। तो कहता है उस बॉक्स में बिस्किट के कितने पैकेट आ सकते हैं। तो क्या हम यहाँ से बॉक्स के आयतन निकाल लेंगे और एक बिस्किट कितना आयतन है उससे भाग दे देंगे, तो क्या हमें यह पता नहीं चल जाएगा कि कितने बिस्किट उस बॉक्स में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि पहले हम बॉक्स का जो बड़ा बॉक्स है उसको हम क्या करेंगे, उसका आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो ये सभी सेमी में है और यहाँ पर 2 चीज़ मीटर में, फिर यहाँ सेमी। हम ऐसा काम करते हैं कि सभी को हम सेमी में बना लेते हैं। तो आप 0.5 मीटर को यदि सेमी बनाते हैं तो क्या होगा, इसको 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करने के बाद 0.5 मीटर क्या हो जाएगा, तो 50 cm हो जाएगा, 50 सेमी में बदल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 0.25 मीटर को यदि आप सेमी में बदलते हैं तो 100 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ से, तो 25 सेमी बचेगा, 25 सेमी हो जाएगा यहाँ से। अब फिर क्या है, तो 18 सेमी है ही,
तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, अब सेमी में आ गया आपका बॉक्स का आयतन। अब एक बिस्किट के आयतन से इसमें आप भाग कर दीजिए तो आपको यह पता चल जाएगा कि कितने बिस्किट इस बॉक्स में आ सकते हैं। अब बिस्किट का पैकेट का देखिए तो क्या दिया हुआ है, तो 12 सेमी, और क्या दिया हुआ है, तो 5 सेमी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, तो 3 सेमी, यही सब दिया हुआ है। तो यहाँ से अब आप क्या करें, इस सबों को हल करें। तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर तो 18 और यहाँ 12, 6 दूनी में 12, 6 तिये में 18, यहाँ 3 से 3 खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो 5 25, 5। ठीक, तो यहाँ से अब 2 है यहाँ पर, तो यहाँ से 2 से इसको काट दीजिए तो कितना, 25। तो क्या सब आ गया इधर, देखिए तो ऊपर में ये यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 5 है, और कहीं कुछ नहीं दिख रहा, यानी यहाँ पर आ गया 25 गुने 5, 25 5 125। तो इस बड़े बॉक्स में इस साइज के बिस्किट को 125 बिस्किट को हम इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 125। समझ पाए होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। क्या करना होता है, तो बॉक्स के बड़े बॉक्स जो होता है उसका आयतन निकाल लेते हैं, और छोटे वस्तु का जो सब माप दिया जाता है उसका आयतन निकाल कर उससे भाग कर देते हैं। तो बस हमें यह पता चलता है कि उस बॉक्स में ये छोटा सा वस्तु कितने आ सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, तो 125 आ गया। तो आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन 125। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखें। तो आइए अब 9 नंबर प्रश्न को पढ़िए। क्या दिया हुआ है कि 60 लीटर 750 मिलीलीटर दूध समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाता है। ऐसी 17 बोतलों में दूध की मात्रा क्या है। तो पहले आप देखें कि ये 60 लीटर है और ये 750 ml है। तो आप क्या करें, सबको ml में मिलीलीटर में चेंज कर लें। तो यहाँ से आप जैसे 60 लीटर का हम मिलीलीटर में अगर चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से गुना करने के बाद 60,000 मिलीलीटर, 60,000 मिलीलीटर यहाँ से होगा। ठीक, फिर क्या, तो यहाँ से 750 मिलीलीटर। ठीक, मिलीलीटर, यहाँ से ये हो गया। अब टोटल कितना दूध हो गया मिलीलीटर में, तो देखिए तो 60750, 60,750 मिलीलीटर में अब आ गया पूरा का पूरा दूध किस मात्रा में आ गया, तो मिलीलीटर में। अब इस दूध को क्या कह रहा है, 27 बोतलों में समान रूप से भरा जा रहा है। तो क्या हम इसको 27 से भाग दे देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा ना कि एक बोतल में कितना आ रहा है, एक बोतल में कितना आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 27 से भाग कर देंगे। तो आप यहाँ पर 60,750 को आप 27 से भाग करें तो इससे क्या पता चल जाएगा कि एक बोतल में कितना आ रहा है, और एक बोतल का निकल जाएगा तो फिर हम उसको 17 से गुना करके 17 बोतल का निकाल लेंगे आसानी से। तो आइए इसको हम 9 यहाँ पर देखें तो 27 से, तो यहाँ हम 9 से अगर इसको विभाजित करते हैं तो 9 तिये में 27, और यहाँ पर देखिए तो 9 6 के 54, 54 6 67, 9 7 में 63, 4 45, 9 5 में 45, और ये 0 इतना हो गया। अब इसको 3 से करेंगे यहाँ से, तो 3 दूनी में 6, यहाँ पर 3 दूनी में 6, 15, 3 5 में 15, तो कितना आ गया 2250, 2250 मिलीलीटर। ये क्या है, तो ये है एक बोतल में दूध की मात्रा। एक बोतल में दूध की मात्रा कितना, तो 2250 मिलीलीटर। हमें क्या कह रहा है कि 17 बोतलों को निकालिए, तो 17 से इसको आप गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2250 गुने 17। ठीक, तो 17 पचे में 85, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 5 8 4 12, 8 4 12, 3 4 7 1 8, और यहाँ से 3 और फिर एक 0। तो कितना हो गया, गुना करके यहाँ पर क्या आया, तो 38,250 मिलीलीटर में आ गया दूध 17 बोतलों के लिए। 17 बोतल में कितना होगा, तो 38,250 मिलीलीटर दूध आएगा। लेकिन यहाँ पर लीटर और मिलीलीटर करके दिया हुआ है, तो यहाँ आप क्या करें कि 38, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 38,000 प्लस 250, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 38,000 जो है तो 1000, 38,000 मतलब क्या, तो 38 लीटर, 38,000 मिलीलीटर अगर है, ये क्या 38,000 मिलीलीटर, 38,000 मिलीलीटर, और इधर 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर। तो यही हो गया, हम इसको 2 खंड में तोड़ दिए। तो 38,000 कहने का मतलब क्या होगा, 1 लीटर में 1000, 38,000 बराबर
38 लीटर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 38 लीटर, 38 लीटर और 250 मिलीलीटर। तो यहाँ हमें मिल गया आंसर अपना क्या, तो 38 लीटर 250 मिलीलीटर कहाँ पर है, तो बी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, क्या 38 लीटर 250 मिलीलीटर 17 बोतलों में दूध की मात्रा। ठीक है, सब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब प्रश्न 10 को देखिए। यहाँ पर क्या है, दिए गए अनुक्रम में से कौन सी संख्याएं लुप्त है। यहाँ पर देखिए एक अनुक्रम दिया हुआ है 0 1 1 2 3 5 8 13 और क्या कर दिया यहाँ पर डैश, फिर 34 55 फिर डैश लुप्त किया है। तो यहाँ पर लुप्त संख्या को हमें पता करना है। तो यहाँ पर जरा देखें आप क्या हो रहा है यहाँ पर, तो पिछली वाली संख्या में अगले वाले संख्या को जोड़कर फिर आगे की संख्या को लिखा जा रहा है। 0 में 1 जोड़कर 1 लिखा गया, फिर 1 में 1 जोड़ने के बाद 2, 0 में 1 जोड़ दिए तो फिर यहाँ पर क्या लिखा गया 1 लिखा गया जोड़ के बाद, फिर 1 में 1 जोड़ने के बाद क्या लिखा गया तो 2 लिखा गया, 1 में 2 जोड़ने के बाद फिर 3, 3 में 2 जोड़ने के बाद 5, 5 3 जोड़ने के बाद 8 और 8 5 जोड़ने के बाद 13। तो अगला संख्या क्या हो जाएगा 13 और 8 को जोड़कर जो होगा वो तो 21, क्या होगा तो 21 होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप जोड़ के देख लीजिए तो क्या हमने सही किया है। तो 13 में 21 जोड़ने के बाद देखिए तो 34 आ रहा है क्या, तो 3 1 4 2 1 3 आ रहा है, तो 21 यहाँ पर सही है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर का तो क्या हो जाएगा, तो फिर पिछले वाले में अगले वाले को जोड़िए तो 5 4 9 और 5 3 8, तो यहाँ से क्या हो गया तो 21 और 89 जो कहाँ है तो डी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 21 और 89 लुप्त संख्याएं। आइए अब 11 नंबर प्रश्न को देखिए क्या है कि एक आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच का अनुपात 1:5 है, आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई और परिमाप का अनुपात दे रखा है, तो चौड़ाई और परिमाप का अनुपात क्या है 1:5। तो हम यहाँ पर अनुपातिक यूनिट मान लेते हैं x है, तो यहाँ पर चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 1 × x यानी x, और परिमाप कितना हो जाएगा तो परिमाप बराबर 5x, परिमाप बराबर 5x हो जाएगा। तो यहाँ से हम आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है तो आप बताएं। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है तो 5x दिया हुआ है, और परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई और बराबर में यहाँ पर क्या हो गया तो 5x। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, लंबाई नहीं दिया हुआ है तो लंबाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है चौड़ाई x और बराबर में 5x। यहाँ क्या हो जाएगा तो 2 गुने में लंबाई प्लस में 2x बराबर में 5x। ठीक, अब क्या तो 2 लंबाई इधर रह जाएगा, 2 गुने लंबाई, तो इधर जाने के बाद 5 में x में से 2x को घट जाएगा तो क्या होगा 3x। ठीक, यही होगा 3x। तो यहाँ से लंबाई क्या आ जाएगा तो 3x बटे में 2, 3x बटे में 2 लंबाई आ गया। अब क्या क्या रहा है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात, लंबाई ये हो गया चौड़ाई ये हो गया, तो लंबाई कितना तो अनुपात अगर निकालते हैं तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो लंबाई कितना दिया हुआ है 3x बटे में 2 निकाले हैं, और चौड़ाई दिया कितना है तो x दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x बटे में 2 और ये x गुना में आ जाएगा, तो x से x यहाँ पर कट जाएगा तो बच क्या जाएगा 3/2, अर्थात 3:2 लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 जो कहाँ है तो ए नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। तो 24/12/2021 में जितने मैथ के कंटेंट के सवाल थे उस सभी को हमने आज हल किया है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट कर अभी से बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो कोई भी वीडियो बनाएं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, धन्यवाद।